गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 मध्यकालीन यूरोप 3 वर्ग, इस विषय पर जो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन जो मैं पहले समझा चुका हूँ, आज जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझाए जाएंगे सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। सामंतवाद की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए फ्रांस व इंग्लैंड में इसके विकास का वर्णन कीजिए। सामंतवाद की उत्पत्ति की एक निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है, यानी सामंतवाद की उत्पत्ति कब हुई इसकी एक निश्चित तिथि देना जो है संभव नहीं है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो जड़ें सामने आई है वो रोमन साम्राज्य के अंदर जो है मानी जाती है कि इसकी जड़ें जो रोमन साम्राज्य से सामने आई है। फ्रांस के शासक शार्लमेन के काल में इसके कुछ प्रमाण अवश्य मिले हैं। तो जो फ्रांस का शासक शार्लमेन था उसके शासन काल के समय के अंदर जो है इसके प्रमाण जो है सामने आए हैं, परंतु विकसित अवस्था में यह 11वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में आया है। लेकिन जब उभर कर सामने आया, तेज गति से जो उभर कर सामने आया वो 11वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। पहले यह फ्रांस में, फिर इंग्लैंड में तथा अन्य यूरोपीय देशों में फैल गया। सबसे पहले ये फ्रांस के अंदर फैला, फिर इंग्लैंड के अंदर, उसके बाद यूरोप के दूसरे हिस्सों के अंदर जो है ये तेज गति से फैला। फ्रांस में सामंतवाद। फ्रांस का क्षेत्र रोमन साम्राज्य में गाल प्रांत के नाम से विख्यात था। तो जो फ्रांस का क्षेत्र था वो रोमन साम्राज्य के अंदर जो है गाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। विस्तृत समुद्री तट, लंबी नदियों व पर्वतों के कारण यह प्रांत शेष साम्राज्य से भिन्न था, यानी कि इसके अंदर जो है विस्तृत समुद्र तटीय रेखा थी, लंबी नदियां थी, पर्वत श्रृंखलाओं के कारण यानी बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं थी, जिसकी वजह से जो है यह अन्य प्रांतों से जो है अलग माना गया है। जर्मनी की एक फ्रैंक जनजाति ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर इसे फ्रांस का नाम दिया। तो इस क्षेत्र के ऊपर यानी गाल क्षेत्र के ऊपर जर्मनी की एक फ्रैंक जनजाति ने जो अपना अधिकार कर लिया और इसे फ्रांस का नाम दिया। इसमें जनजाति के शासक ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे, तो जिन्होंने उसके ऊपर अपना अधिकार किया उसका जो राजा था वो ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाला था। उनके चर्च के साथ अच्छे संबंध थे, तो उसके जो है चर्च के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। फ्रांस के शासक शार्लमेन द्वारा पोप के साथ संबंध स्थापित करने के कारण चर्च व शासक के संबंध और दृढ़ हो गए। यानी जो फ्रांस का शासक शार्लमेन था उसके जो है पोप के साथ काफी अच्छे संबंध स्थापित हुए, जिसकी वजह से जो है चर्च और शासक के संबंध और ज्यादा सुदृढ़ हो गए और ज्यादा मजबूत हो गए। इसी शासक ने अपने क्षेत्र में अधिक कर एकत्रित करने के लिए अपने अधीन लोगों को भूमि के टुकड़े देने प्रारंभ कर दिया। तो इस राजा के द्वारा जो है अपने क्षेत्र के अंदर ज्यादा टैक्स उगाने के लिए जो है भूमि के टुकड़े करके उन भूमि के टुकड़ों को जो है मतलब दूसरे लोगों को देना आरंभ कर दिया, सामंतों को देना आरंभ कर दिया। इंग्लैंड में सामंतवाद। इंग्लैंड भौगोलिक रूप से फ्रांस के नजदीक है, तो इंग्लैंड जो है लगभग फ्रांस के नजदीक ही है। एक तंग जल मार्ग दोनों को अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल जो जल मार्ग है, इंग्लिश चैनल जो है दोनों देशों को जो अलग करता है। 11वीं शताब्दी में फ्रांस के नॉर्मंडी प्रांत के एक राजकुमार द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। तो 11वीं शताब्दी के अंदर जो फ्रांस के नॉर्मंडी प्रांत का एक राजकुमार था जिसके द्वारा जो है इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया गया। उसने यही शासन परंपराएं नए विजय क्षेत्रों में जो फ्रांस में थी अपनाई। तो फ्रांस के अंदर जो परंपराएं प्रचलित थी वो जो वही परंपराएं जो उसने जीते हुए क्षेत्रों के अंदर जो है लागू की। इस प्रकार सामंतवादी विचारधारा इस क्षेत्र में भी फैल गई। तो इस तरह से जो सामंतवादी व्यवस्था पहले फ्रांस के अंदर प्रचलित थी, बाद में जो है इंग्लैंड को जीतने के बाद इंग्लैंड में भी यह चल पड़ी। सामंतवादी व्यवस्था से पूर्व यह माना जाता है कि मध्य यूरोप में एंजल व सेक्सन नामक व्यक्ति यही आकर बसे। तो सामंती व्यवस्था से पहले ऐसा माना जाता है कि मध्य यूरोप से जो है एंजल व सेक्सन नामक व्यक्ति जो है यहाँ आकर बसे हुए थे। इसी के नाम पर इस देश का नाम एंजिल लैंड रखा। इसी के नाम पर जो है एंजिल लैंड जो है इसका नाम रख दिया गया। नॉर्मंडी प्रांत के राजकुमार का अधिकार करने के बाद यहाँ एक ऐसी शासन व्यवस्था आई एवं इस देश का नाम इंग्लैंड पड़ गया। तो नॉर्मंडी का जो राजकुमार था उसने
जो है एंजीलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और इसका नाम जो है इंग्लैंड रखा। यहाँ पर विलियम प्रथम शासक ने भूमि को नपवाकर चित्र बनवाए। तो यहाँ का जो शासक था विलियम प्रथम, उसने जो है भूमि को नपवाया तथा इसे 180 टुकड़ों में बांट दिया। इस भूमि को जो है अलग अलग 180 टुकड़ों के अंदर विभाजित कर दिया। इन्हें 180 टुकड़ों को अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया और इन 180 टुकड़ों को क्या किया कि अलग अलग व्यक्तियों को जो है दिया। हम उनसे सेना की आशा की और उनसे यह आशा की कि ये व्यक्ति जो है राजा के लिए जो सेना की व्यवस्था करवाएंगे। यही 180 लोग अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि बने। आगे चलकर यही 180 लोगों के द्वारा जो अभिजात वर्ग का उत्पन्न हुआ, उन्होंने अपनी जमीन आगे अन्य लोगों में बांट दी। तो इन अभिजात वर्ग के लोगों ने अपनी जमीन को जो है दूसरे लोगों में बांट दिया जिन्हें नाइट कहा गया और इन लोगों को जो है नाइट कहा गया। ये नाइट ही शासक की सर्वाधिक सैनिक शक्ति थे। तो ये जो नाइट थे यही राजा की जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो शक्ति थे। इस प्रकार सामंती व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था व राजनीति का विकास साथ साथ हुआ। इस तरह से जो सामंत जो व्यवस्था थी उसके अंदर समाज का भी, अर्थव्यवस्था का भी, राजनीति का जो है धीरे धीरे करके जो है विकास हुआ। इस तरह से जो है ये सामंतवाद की उत्पत्ति हुई, पहले फ्रांस के अंदर, फिर इंग्लैंड में, उसके बाद जो है अन्य यूरोपीय देशों के अंदर हुई। अब देखिए मध्यकालीन यूरोपीय सामंती समाज के प्रथम वर्ग पादरी की स्थिति पर प्रकाश डाली। सामंती सामाजिक संरचना में पादरी वर्ग के प्रथम वर्ग के रूप में मान्यता मिली। तो सामंती संरचना के अंदर जो पादरी वर्ग था वो जो है प्रथम वर्ग के रूप में जो इस वर्ग को मान्यता मिली। पादरी वर्ग चर्च से संबंधित था। जो पादरी वर्ग था वो चर्च से संबंधित था। यूरोप के विभिन्न हिस्सों में कैथोलिक चर्च थे। कैथोलिक धर्म यानी कि कैथोलिक धर्म से संबंधित जो यूरोप के विभिन्न हिस्सों के अंदर जो चर्च थे, कैथोलिक चर्च का मुखिया पोप था और इसका जो मुखिया होता है पोप था। एवं यह रोम से पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करता था और रोम से ही जो है सारी व्यवस्था को जो है ये पोप जो है नियंत्रित करता था। प्रत्येक नगर और गांव में चर्च थे। हर गांव के अंदर, हर नगर के अंदर जो है और भी ज्यादा अलग अलग चर्च थे। शासकों द्वारा चर्च को जमीन दी गई थी, राजाओं के द्वारा जो है चर्च को जमीन दी गई थी। इसके अतिरिक्त चर्च कुछ अन्य कर भी जनता से एकत्रित करते थे। इसके साथ साथ जो है चर्च के द्वारा जो है और भी जो है दूसरे तरह के कर जो है जनता से, आम जनता से जो है वसूल किए जाते थे। इनमें टीथ नामक कर मुख्य था और जो कर वसूल किए जाते थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कर था वो था टीथ नामक कर। प्रत्येक कृषक अपनी उपज का 1/10 भाग इस कर के रूप में दिया करता था। तो हर किसान को जो है अपनी उपज का 1/10 हिस्सा जो है टीथ नामक कर के रूप में देना पड़ता था। चर्च की व्यवस्था देखने वालों तथा नेतृत्व करने वाले पादरियों को बिशप कहा जाता था। जो चर्च की देख रेख करते थे उन्हें जो है बिशप के रूप में जाना जाता था। दरबार तथा सामंतों के अपने अपने चर्च भी होते थे। दरबारों के, सामंतों के अपने अलग चर्च होते थे जहां पर अलग अलग बिशप अपनी गतिविधियां चलाते थे। अलग अलग जो बिशप होते हैं वे जो है अलग अलग तरह से जो अपनी चर्च के अंदर गतिविधियां चलाते थे। पादरियों के कार्य, पादरी वर्ग की धार्मिक भावनाओं तथा परंपराओं को पूरा करता था। तो जो पादरी वर्ग था लोगों की धार्मिक भावनाओं को, परंपराओं को जो है पूरा करने का कार्य जो है पादरी के द्वारा किए जाते थे। वह ईसाई धर्म का नेतृत्व करता था। ये पादरी वर्ग जो ईसाई धर्म का नेतृत्व करने वाले थे। प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने के लिए आते थे। हर रविवार को जो है ये पादरी के उपदेश सुनने के लिए आते थे। सामूहिक प्रार्थना के दौरान ही पादरी जन समुदाय की धर्म संबंधित आकांक्षाओं को दूर करते। जब प्रेयर का समय होता था उस टाइम पर जो ये पादरी लोग जो है लोगों की जो कुछ आकांक्षाएं होती थी, जो कुछ विषय होते थे उनको दूर करते थे या उनसे संबंधित मतलब जो भी प्रॉब्लम होती थी उनको दूर करने की कोशिश करते थे। इसी अवसर पर विभिन्न पारिवारिक परंपराओं के लिए समय भी देता था। उसी टाइम पर जो है चर्च जो पादरी होता था वो पारंपरिक समस्याओं के लिए या पारंपरिक जो परंपराएं, जो पारिवारिक परंपराएं जो चली आ रही है उसके लिए भी जो है समय देता था। क्योंकि परिवारों में जन्म, मृत्यु, विवाह, वसीयत का फैसला इत्यादि के कार्य में पादरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। क्योंकि पादरी के द्वारा जो है परिवार के अंदर जन्म मृत्यु से संबंधित, वसीयत से संबंधित और विवाह इत्यादि से संबंधित जो भी कार्य किए जाते थे वो पादरी के द्वारा ही करवाए जाते थे। पादरी की योग्यता, पादरी बनने के लिए समाज में कुछ योग्यताएं व शर्तें निर्धारित की गई थी। तो पादरी की जो अपनी कुछ योग्यताएं होती थी, शर्तें होती थी
कृषि दास अपंग तथा मानसिक रूप से कमजोर और महिलाएं पादरी नहीं बन सकती थी। जो कृषि दास होता था, जो अपंग होता था, मानसिक रूप से कमजोर होता था, महिलाएं जो है पादरी नहीं बन सकती थी। पादरी को ईसाई धर्म व धार्मिक पुस्तक बाइबल का ज्ञान आवश्यक था। जो पादरी बनता था उसे जो है बाइबल का ज्ञान जो है जरूरी था, ईसाई धर्म के बारे में उसकी जानकारी जरूरी थी। पादरी बनने वाले व्यक्ति को आजीवन अविवाहित रहना पड़ता था। जो व्यक्ति पादरी बनता था उसे शादी नहीं करनी पड़ती थी, आजीवन कुंवारा रहता था। गांव के चर्च का मुख्य चर्च के साथ संबंध होता था। तो गांव के चर्च का मुख्य चर्च यानी कि जो मेन चर्च होता था, गांव के चर्च का जो उसके साथ संबंध होता था, आपस में जो उनका संपर्क होता था। चर्च की परंपराएं, जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि चर्च मुख्य धार्मिक संस्था थी। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जो चर्च थी वो धार्मिक संस्था थी, हम विस्तृत शक्तिशाली और बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। मध्यकाल में चर्च धार्मिक परंपराओं के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की परंपराएं अपनाने लगे। तो मध्यकाल के अंदर जो है चर्च के द्वारा कई अन्य परंपराओं को अपनाया गया। यह परंपराएं कुलीन समाज की भांति थी। ये जैसे कुलीन समाज के जो इज्जत छोटे के द्वारा बड़े की जाती है, इसी तरह की जो परंपराएं थी। जैसे कुलीन समाज में छोटा सामंत अपने लाड़ के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल झुककर वफादारी की शपथ लेता था। जैसे कुलीन समाज के अंदर जो छोटा सामंत होता था वो जो अपने बड़े सामंत या लाड़ के सामने जो है घुटनों के बल झुककर वफादारी की शपथ लेता था कि मैं आपके प्रति वफादार हूँ। वैसे ही जन साधारण में छोटे पादरी प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर घुटनों के बल झुककर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करते थे। इसी तरह जो जन साधारण और जो छोटे पादरी होते थे वे हाथ जोड़कर घुटनों के बल झुककर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। चर्च में श्रेणियां, चर्च के अंदर जो है 3 श्रेणियां थी जो इस प्रकार है। बिशप, पादरियों के वर्ग में बिशप का स्थान सबसे ऊंचा होता था। तो पादरी वर्ग के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था वो बिशप का था। इसका संबंध राज्य के बड़े बड़े चर्चों के साथ था। तो बिशप का जो संबंध था वो राज्य के बड़े बड़े चर्चों के साथ होता था। इन चर्चों के पास बड़ी बड़ी जागीर होती थी। तो इन चर्चों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी। इनका जीवन शानो शौकत से पूर्ण होता था। ये ऐशो आराम का जीवन राजा महाराजाओं की तरह जीवन व्यतीत करते थे। ये बड़े बड़े शानदार महलों में रहते थे, बड़े बड़े महलों के अंदर रहते थे। इनका मुखिया आर्क बिशप होता था और इनका जो हेड होता था आर्क बिशप कहा जाता था इसे। वह स्वयं को पोप का प्रतिनिधि घोषित करता था और खुद को जो है पोप का प्रतिनिधि घोषित करता था। यानी कि जो पोप का प्रतिनिधि है वो आर्क बिशप है। पादरी धर्म के मामलों में बिशप के सहायक थे। जो पादरी थे वे धर्म के मामले में जो है बिशप की सहायता करते थे। सारे राज्य में इनका जाल फैला था। सारे राज्य के अंदर जो है ये पादरी फैले हुए थे। प्रत्येक गांव व नगर में चर्च की गतिविधियां यही चलाते थे। हर गांव के अंदर, हर नगरों के अंदर जो है चर्च की गतिविधियां पादरियों के द्वारा ही चलाई जाती थी। चर्च इनकी व्यक्तिगत संपत्ति न होकर पूरे ग्रामीण समुदाय की संपत्ति होता था। जो चर्च होता था वो इनकी पर्सनल संपत्ति नहीं होता था बल्कि पूरे समुदाय की, पूरे ग्रामीण लोगों की संपत्ति होता था। टीथ को एकत्रित करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से इनकी होती थी। टीथ नामक जो कर है उसको इकट्ठा करने की जिम्मेवारी जो है पादरियों की होती थी। इनका जीवन स्तर जन सामान्य से अच्छा था। इन पादरियों का जीवन जो है जन साधारण लोगों से अच्छा होता था। भिक्षु, विश्व व पादरियों के अतिरिक्त धर्म का ज्ञान तथा विकास करने की संस्था मठ थी। यानी कि जो आपके बिशप है, पादरी है, इसके अतिरिक्त जो ज्ञान का प्रसार करने की जो एक संस्था थी वो थी मठ, जिन्हें एबी या आबे कहा जाता था। इन्हें एबी या आबे के नाम से भी जाना जाता है। ये मठ सामान्य आवास से दूर होते थे। ये जो है जन साधारण के आवासों से दूर होते थे। व्यक्ति के जीवन में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली चीजें मठों में या आबों में मिलती थी। व्यक्ति के जीवन में प्रयोग होने वाली हर वस्तु जो है मठों के अंदर या आबे के अंदर जो है प्राप्त हो जाती थी। तो इस तरह से बच्चों जो आज आपके सामने 2 क्वेश्चन हो गए हैं लॉन्ग। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों ने इसे जो है ध्यानपूर्वक सुनना है और याद भी करना है। धन्यवाद।